हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में। ये जानेंगे कि एनीमिया एक्चुअल में होता क्या है, किन किन कंडीशंस में होता है, क्या हम उसमें इलाज करते हैं, आप अपने पेट को किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि उसको एनीमिया है कि नहीं, डॉक्टर को आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनीमिया कैसे होता है। एनीमिया का बेसिकली मतलब ये होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनकी संख्या कम हो जाना। वैसे तो ब्लड में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद में जो है, इसमें केवल आरबीसीज की संख्या कम जो है कम हो जाती है। इसी प्रकार जैसे प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो दूसरी प्रॉब्लम होती है, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, वो अलग प्रॉब्लम्स है। फिलहाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनीमिया के बारे में, यानी कि आरबीसीज की संख्या, रेड ब्लड सेल्स की संख्या किसी वजह से ब्लड के अंदर कम हो जाना, उसको एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है कि जनरली आपको ये तब पता चलता है, अचानक से आपका डॉग, आपको लगेगा कि उसको बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा ढीला फील करता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करता है, कभी कभी कोलैप्स भी कर जाता है। ये बेसिकली एक साइन है जो ये शो कर सकता है कि उसके अंदर एनीमिया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी कमजोरी की वजह केवल एनीमिया ही होता है। तो एनीमिया को थोड़ा सा और फर्दर समझते हैं। एनीमिया बेसिकली तीन जो है, उसके तीन वजह से होता है, वो यूँ कह सकते हैं। जैसे ब्लड का लॉस हो जाए, हेमरेज हो जाए, आरबीसी का जो लॉस होता है उस केस में हो सकता है। या फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो बॉडी में आरबीसीज होती हैं उनकी लाइसिस हो जाए, वो टूटने लग जाए, वो खत्म होने लग जाए, तो उस केस में भी उसको एनीमिया हो सकता है। अगर किसी वजह से आरबीसी कम प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो उस केस में भी एनीमिया हो सकता है। अब एनीमिया जो है, बेसिकली हम कुछ टेस्ट करके उसका पता लगाते हैं। कुछ एनीमियाज जो होते हैं उनको नॉन रीजनरेटिव बोलते हैं, कुछ को रीजनरेटिव बोलते हैं। तो ये हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि नॉन रीजनरेटिव और रीजनरेटिव क्या होता है, और आपके डॉक्टर इसका कैसे पता लगाते हैं, और आप किस प्रकार से डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो एनीमिया है वो किन किन कंडीशंस के अंदर हो सकता है। जैसे हेमरेज हो गया, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उस केस में एनीमिया हो सकता है। और अब किसी केस में अगर ब्लड का लॉस हो जाता है तो लॉस होने में तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसको दोबारा बनने में टाइम लग जाता है। मिनिमम 3 से 5 दिन उसमें लगते हैं, उसके बाद में दोबारा से खून बनने लगता है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो किसी पेट को कोई इंजरी हो जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर उसकी कोई नस कट जाए, उसकी आर्टरी या वेन कट जाए, तो उस केस में उसको ये हो सकता है। किसी किसी पेट में अगर कोई ऐसा कोई ट्यूमर है जो कि ब्लड की जो वेसल्स हैं उससे रिलेटेड है, तो वो भी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। उस केस में एनीमिया हो सकता है, खून की कमी आ सकती है। अगर किसी वजह से सर्जरी के दौरान लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हेमरेज, तो उस केस में भी एनीमिया हो सकता है। अगर किसी पेट की आंत के अंदर अल्सर्स बने हुए हैं, तो उस केस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि एनीमिया हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता रहता है उसमें। जो डॉग पेट है जो वो पॉटी करता है, उसके अंदर ब्लड का लॉस होता रहता है, और जनरली जो है उसके स्टूल्स का कलर ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, पैरासाइट्स हो जाते हैं। अगर कोई डीवॉर्मिंग टाइम से ना की जाए, या डीवॉर्मिंग फेल हो जाए किसी वजह से, तो एंडोपैरासाइट्स के बर्डन की वजह से वो चीज़ उसमें हो सकती है और एनीमिया डेवलप हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ एक टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जैसे रैट को मारने के लिए जो हम लोग घर में रैट किल वगैरह यूज़ करते हैं, वारफेरिन बेस्ड चीज़ होती है। या फिर कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जो बॉडी के अंदर, मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस केस में भी जनरली क्या होता है कि अ, अगर छोटा मोटा कट भी लग जाए या कहीं ब्लीडिंग हो जाए तो वो रुकती नहीं है, और वो कंटिन्यूसली जो ब्लड लॉस होता है बॉडी के अंदर या बाहर, उसकी वजह से भी जो है ब्लड की काउंट कम हो जाती है और उसको एनीमिया डेवलप हो सकता है। उसके अलावा क्या है,
अगर मान लो कोई किसी पेट को के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि उसी की बॉडी उसी के अगेंस्ट में काम कर रही है, उसमें कोई इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन चल रही है, जैसे टिक फीवर वगैरह होता है, उस टाइप की सिचुएशंस में ये जनरली देखने को मिलता है कि आरबीसी जो हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने लग जाती हैं, टूटने लग जाती है और उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उस सिचुएशन को भी जनरली हम लोग एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे कैट्स हैं, कैट्स के अंदर क्या होता है, एक माइकोप्लाज्मा हीमोफिलिस या और दूसरे जो हैं ब्लड पैरासाइट्स हैं, उनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाए। कई बार कोई टॉक्सिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे जिंक वगैरह हो गया, तो उनकी वजह से भी आरबीसीज की संख्या कम होती है और उसको एनीमिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद में क्या है, किसी केस में अगर मान लो आरबीसी का प्रोडक्शन कम है, मान लो किसी को नॉन रिजेनरेटिव टाइप की एनीमिया है, उसमें क्या होता है कि प्रॉपर आरबीसीज जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती बॉडी के अंदर। जनरली ये समझिए कि आरबीसी जो बनती है वो किसी भी डॉग या पेट के लॉन्ग बोन्स है, उनके अंदर, उनके जो बीच का जो होलो पोर्शन होता है, बोन मैरो होता है, उसके अंदर बनती है। किसी वजह से मान लो जैसे बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर है, वो सप्रेस हो गया, जैसे कैट्स के अंदर क्या होता है, एफईएलवी होता है और एफआईवी के जो केसेस होते हैं, ये वायरल डिजीज है दोनों। तो इनके अंदर क्या होता है, बोन मैरो जो है वो सप्रेस हो जाता है और उस केस में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उस चीज़ में एनीमिया डेवलप हो सकता है। ईस्ट्रोजन की जो टॉक्सिसिटी होती है, हार्मोन बेस्ड अगर मान लो कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है ईस्ट्रोजन, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा कुछ एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो माइलोसप्रेसिव होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बोन मैरो को सप्रेस कर देती हैं। जैसे मान लो हम रेगुलर में काफ़ी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनमें से ही कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो अगर एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ हो जाएं तो उस केस में वो माइलोसप्रेशन कोज करती हैं। बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो कि माइलोसप्रेशन कोज कर सकती हैं। इसीलिए हम लोग बार बार आपको बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ओवर द काउंटर जो मिलने वाली जो टैबलेट्स, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज वगैरह, हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन्स, उनको विदाउट वेट की एडवाइस के आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे इस तरीके से बोन मैरो सप्रेस हो सकती है और डॉग को एनीमिया हो सकता है, कैट को एनीमिया हो सकता है। क्रोनिक डिजीज जो होती है, जैसे इन्फ्लोमेटरी होती है कुछ एक, या कुछ जो जैसे आपको कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, उनमें भी बोन मैरो सप्रेस हो जाती है। अगर मान लो किसी वजह से आयरन की कमी है, तो उस केस में भी ऐसा देखने को मिला है कि भाई जो पेट है वो उसमें एनीमिया डेवलप हो जाता है और जो है स्पेशली जो है कि उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या उसके पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है जहाँ ब्लड का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में ऐसा देखने को मिलता है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें भी ऐसा होता है कि आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ किडनी कोई हार्मोन बनाती है जिसका रोल होता है कि वो आरबीसीज के प्रोडक्शंस को जो है वो सिग्नल देता है, या उसमें उसका रोल होता है, जिसको इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। तो अगर किडनी के अंदर प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि पेट को एनीमिया हो जाए। अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी पेट को एनीमिया है कि नहीं है। तो इसमें जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कोई भी पेट है, उसकी उसकी जो कंडीशन है एनीमिया की, वो कितनी सीवियर है और हम उसको तुरंत एड्रेस करें। अब जनरली कोई भी पेट हमारे पास आता है तो हम उसको सबसे पहले फिजिकल एग्ज़ाम करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने पेट की हिस्ट्री हम लोगों को बताते हैं। उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा कोई ऑब्वियस सा जो, जैसे हैमरेज हो गया, कोई खून निकलना, कोई ब्लीडिंग होना, ऐसी ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है, तो वो आपको पहले पेट को बताना होता है। उसमें क्या होता है, अगर किसी पेट को बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो रही है, कमज़ोरी आ रही है, या उसको वो भूख नहीं लग रही, या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो इस तरीके के सिचुएशंस में ऐसा जनरली हम सस्पेक्ट करके चलते हैं कि उसको एनीमिया होगा, क्योंकि एनीमिया के अंदर इस तरीके की कमज़ोरी आना, भूख ना लगना, ये सब देखने को मिलता है। अब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के दौरान हमारे को जो है क्या-क्या
ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि हमें ये बात बताती हैं कि पेट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि जो एनीमिया डेवलप हुआ था वो कितना फास्ट डेवलप हुआ था। वो 1-2 दिन के अंदर हुआ है या सडनली हुआ है, कुछ टाइम से लंबे समय से वो चल रहा है, तो उसका बड़ा रोल होता है। मान लो किसी पेट को रोड एक्सीडेंट हो गया हो तो तुरंत उसमें ब्लड लॉस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि एनीमिया हो जाए। वहीं पर अगर मान लो किसी पेट को टिक फीवर चल रहा है, बहुत लंबा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ्स टाइम में उसको धीरे-धीरे वो एनीमिया डेवलप होता है। तो दोनों के सिम्पटम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं जो कि हम क्लिनिकल साइंस जो जब हम उसको देखते हैं पेट को तो उसको समझते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं कि पेट को ये प्रॉब्लम हुई है? आप जनरली ये देख सकते हैं कि उसके कान के अंदर के पोर्शन को उसमें कोई पीलापन तो नहीं आ रहा है। जो कान है वो अंदर से जनरली लाइट पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर एनीमिया का केस है तो वो इस तरीके से आपको मिल सकता है। अब दूसरी बात ये है कि आप ये भी देख सकते हो, आप पेट को लेकर जाते हो, सुबह शाम बाहर लेकर जाते हो, उसके साथ खेलते हो, अगर वो उसको एक्सरसाइज के दौरान उसको कमजोरी सी फील होती है या वो एक्सरसाइज के दौरान तुरंत बैठ जाता है, एक्सरसाइज करना या खेलना पसंद ही नहीं करता या उसका मन ही नहीं करता, तो उस केस में आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से कमजोरी शो कर रहा है। दूसरा क्या है कि उसकी जो आँख है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है या उसके मसूड़े हैं या उसकी जीभ है, उसको देख के आप उसमें अगर पीलापन मिलता है, फिजिकल एग्जामिनेशन आप ये हमेशा अपने पेट की करते रहनी चाहिए आपको। उसमें अगर आपको इस तरीके का मिलता है थोड़ा-सा येलोविश डिस्कलरेशन, तो आप समझ सकते हैं कि उसको एनीमिया हो सकता है। उसके अलावा जैसे-जैसे इस एनीमिया की खून कम होने की जो सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार से उसी प्रोपोर्शनेटली क्या मिलेगा आपको, डॉग के अंदर ज़्यादा कमज़ोरी मिलेगी और ज़्यादा उसमें जो है एक्सरसाइज़ के लिए इंटॉलरेंस मिलेगी, क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा अगर लॉस हो जाता है तो फिर पेट हो सकता है कि कोलैप्स भी कर जाए या फिर वो जो है उसका हम जैसे जनरली उसको जब चेक करते हैं तो उन केसेस के अंदर हमारे को ये मिलता है कि बहुत तेज़ी से डॉग हाँफता है, बहुत तेज़ी से उसका दिल धड़कता है, क्योंकि वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है। उसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज़ का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। अगर वो उनकी खून की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो किसी वजह से कम हो जाए तो उस केस में ऐसा होता है। तो कंपनसेशन में क्या है, वो हार्ट उसको थोड़ा तेज़ी से पंप करता है और इस तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमें जनरली जब हम स्टेथो से सुनते हैं तो हमें मरमर्स मिलते हैं, हमें अलग टाइप की साउंड्स मिलती हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है। और दूसरे भी साइंस है, उसकी पल्स कैसी है, वीक है या बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है। ये सब चीज़ें जो डॉक्टर का काम है वो किस तरीके से टेक्निकल चीज़ें, तो आप वो उसको अच्छे से जांच करके आपको बता सकते हैं कि आपके पेट को एनीमिया है कि नहीं है। उसके अलावा क्या होता है कि उम, जैसे जा अगर मान लो किसी केस में बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो जो डॉग है वो शॉक में जा सकता है। शॉक में अगर वो जाएगा तो उस केस में जो उसकी पल्स है वो बहुत ही वीक सी आपको हम एज़ ए वेट्स को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम उसका जनरली तुरंत की तुरंत ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें जनरली हम आरबीसीज़ को देखने की कोशिश करते हैं या पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी की को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सडन हेमरेज के केस में हम लोगों को जनरली कुछ वाइटल्स हैं जैसे पीसीवी वगैरह वो नॉर्मल मिलता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें जैसे हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज़ है, कई बार वो हमारे को उसमें कम भी मिलते हैं और कई बार उसमें नॉर्मल भी मिलते हैं। क्योंकि जो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है उसकी वजह से कई बार ये चीज़ें मास्क होती हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा क्या है, अगर मान लो किसी पेट को फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर की वजह से काफ़ी सारा ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से भी जनरली अगर मान लो किसी की वेन या आर्टरी कट जाए और उसमें फ्री फ्लो में ब्लड निकल रहा है और कोई उसको एड्रेस ना किया जाए, कोई पट्टी ना करी जाए, तो उस केस में भी डॉग को एनीमिया डेवलप हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि जनरली अगर कोई पेट को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें जो स्टूल्स है उसका ब्लैक कलर के स्टूल्स मिलना या कई बार वॉमिटिंग के अंदर भी ब्लड आता है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकता है।
अगर मान लो किसी वजह से अंदर एब्डोमेन के अंदर कोई ब्लड का लॉस हो जाए और पेट जो है पूरा ब्लड से भर जाए, तो उस केस में जो जब हम उसके एब्डोमेन को टच करके देखते हैं, पालपेट करते हैं, तो हमें जो उसका पेट है ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें फ्लूइड का जो ये फील आता है, और उस केस में भी जो उसका पूरा पेट फूल जाता है। कई बार ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं जिसमें कि जैसे इंटरनली ब्लीड कर गया और कोई उसको अंदर ट्यूमर था या कोई और सिचुएशन थी, तो ऐसे केसेस में जनरली आपको ये मिलेगा कि उसकी जीभ जो है वो थोड़ी सी वाइटिश सी होने लग रही है, या उसका शरीर बहुत पीला सा पड़ने लग रहा है, और जो है उसके मसूड़े सफ़ेद से होने लगे हैं। तो ये भी एक साइन है कि अंदर कुछ ना कुछ ब्लीडिंग या कुछ लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो रहा है। कि आरबीसी की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, वो टूटती हैं, नई बनती हैं। एक फिक्स ड्यूरेशन में उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है और नई बनती है और नई रीजनरेट होती है। लेकिन किसी सिचुएशन में मान लो वो टूटने का काम तो ठीक है, लेकिन नई नहीं बन रही, तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि उसको नॉन रीजनरेटिव एनीमिया बोलते हैं, और उसमें धीरे 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 करके आरबीसीज का काउंट रिड्यूस करता जाता है। अगर मान लो किसी पेट की पीसीवी 20% से कम हो गई, तो वो एक क्रिटिकल जो है रेंज में आ जाता है। और इसी प्रकार से अगर 15% से कम अगर किसी कैट की पीसीवी आए, पैक सेल वॉल्यूम आती है, तो उस केस में वो बड़ा अलार्मिंग साइन है। आपके वेट जो है आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब कभी आप ब्लड की रिपोर्ट्स देखते हैं तो ये वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। MCHC और MCH, इनसे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि बेसिकली जो एनीमिया है वो रीजनरेटिव है या नॉन रीजनरेटिव है। और मतलब ये हुआ कि क्या नई आरबीसीज बॉडी में बन रही हैं कि नहीं बन रही, केवल लॉस ही हो रहा है कि नई भी बन रही है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लॉस होना तो चलो ठीक है, हो गया, लेकिन फर्दर अगर आरबीसी बने ही ना, तो वो जो है बेसिकली जो केस होता है वो टर्मिनल इलनेस की तरफ जाता है, और उसमें फिर उम्मीद कम रहती है। लेकिन हाँ, अगर किसी केस में आरबीसीज बन रही हैं फर्दर ब्रेकडाउन के साथ साथ, तो वो पॉजिटिव केसेस होते हैं, यानी कि उसमें उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा क्या होता है, सीरम बायोकेमिस्ट्री हम करना पसंद करते हैं। कुछ टेस्ट जैसे सीबीसी किया, उसी तरीके से ये भी टेस्ट होता है। इसमें जनरली क्या है, जो हम लोगों को हाइपर बिलीरुबिनेमिया मिलता है, वो आरबीसीज के ब्रेकडाउन की वजह से बिलीरुबिन की जो है कंसंट्रेशन या अमाउंट उसमें बढ़ जाती है। हीमोलिटिक एनीमियाज के केस में ऐसा देखने को मिलता है। बायोकेमिस्ट्री से हमें ये भी पता चलता है कि कोई अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो किसी की किडनी फेल हो गई, रीनल फेलियर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन वगैरह की वैल्यूज से हमें पता चल जाता है कि ये जो एनीमिया जो डेवलप हो रहा है वो किडनी से रिलेटेड है। कैट्स के अंदर जो FeLV और FIV से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, उसको हम लोग पर्टिकुलर, हमारे पास कुछ किट होती है टेस्ट करने के लिए, तो वो उनसे हमें पता चल जाता है। वो बड़ा प्रॉब्लम करता है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन होती है तो कई बार हमें बोन मैरो की बायोप्सी भी लेनी पड़ती है उसको चेक करने के लिए। उसके अलावा जैसे कुछ एक टेस्ट होते हैं, हम ब्लीडिंग टाइम को चेक करते हैं, जैसे BMBT करके कोई टेस्ट होता है प्लेटलेट्स के साथ में, जब उसको टेस्ट करते हैं। और भी कुछ टेस्ट होते हैं PTA PTT वगैरह जो, तो ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं ये जानने के लिए कि ब्लीडिंग का जो है रीज़न क्या है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, और उसका हम उस पर क्या कर सकते हैं। कुछ एक ब्रीड्स भी ऐसी स्पेसिफिक होती हैं जिनके अंदर की इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सिचुएशंस तो हो गई, अब ब्रीड्स में तो कुछ जेनेटिक रीजंस हैं। अब बात आती है कि हम लोग उसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा पेट है वो एनीमिक हो गया, उसमें हम किस तरीके से इलाज करें, क्या हमें करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो कोई पेट है, उसका हार्ट रेट ठीक है, रेस्पिरेशन ठीक है, पल्स भी थोड़ा ठीक ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम जनरली एनीमिया का जो कारण है वो जानने की कोशिश करते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम लोग कोई ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, क्योंकि इसमें जो वाइटल्स हैं वो ठीक चल रहे हैं। अगर मान लो किसी सिचुएशन में पेट को बहुत ज़्यादा वाइटल्स उसके लो हैं, उसकी कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग
बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए पहले जो हेमरेज है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की। और साथ में जो उसमें अगर मान लो हाइपोवोल्यूमिया हो गया है लॉसिस की वजह से, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसमें अलग अलग तरीके के जो वेन के अंदर हम कुछ ये क्रिस्टलॉइड्स कोलॉइड्स वगैरह देते हैं, तो उसमें जो है हेमरेज को कंट्रोल भी किया जाता है और जो जितना लॉस हो गया उसको बराबर करने की कोशिश की जाती है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो आपका पेट को कहीं कट लग गया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, तो एटलीस्ट आप प्रेशर बैंडेज उसमें कर सकते हो, उसको थोड़ा सा कुछ टाइटली बैंडेज कर दो ताकि लॉसेज ना हो, फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाओ ताकि आगे फर्दर उसमें क्या कर सकते हैं वो करें। अब जैसे मान लो कुछ एक केस है जिसमें एब्डोमेन से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी जो है कोई दुपट्टा वगैरह से टाइटली उसको कर सकते हो, या एब्डोमिनल जो बैंडेज वगैरह है वो सब हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। तो आप उसमें फर्स्ट एड में कुछ टाइटली बांध के लेकर आ सकते हो ताकि ब्लीडिंग कम हो, और ऐसी सिचुएशन में तुरंत उसको डॉग को दिखाना है। ब्लीडिंग जो है वो एक टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें जो है आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अदरवाइज वो फेटल हो सकता है। और इसमें तुरंत आप अपने वेट से इसकी सलाह लीजिए कि क्या बेस्ट उसमें कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात इसमें बच गई वो है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हमने काफ़ी पेट्स में किया है और ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसीजर है। ह्यूमन में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जो है प्रोसीजर, लेकिन जो पेट्स में अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि प्रोसीजर इतना ज़्यादा कॉमनली, लेकिन हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है और हमें जब भी ज़रूरत हो इसको यूज़ करना चाहिए और पेट्स को बचाना चाहिए। अगर मान लो जैसे कुछ इंटरनल ब्लीड्स होते हैं या कोई हाई स्पीड ट्रॉमेटिक इंजरीज होगी, रोड एक्सीडेंट्स होगी, तो उस केस में इस तरीके से हमें यूज़ करना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है कि ब्लड अगर मिलता है वो तो बेस्ट है, अगर वो नहीं मिलता तो उस केस में कई बार हम लोगों को अलग-अलग जो है उसमें क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड्स वगैरह जो अलग-अलग जो सलाइन वगैरह वो सब लगाते हैं। अब मान लो जैसे इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, उसमें हम लोग कुछ गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे ओमिप्राज़ोल हो गया और ये सब हो गया, सुक्राल्फेट वगैरह यूज़ करते हैं। विटामिन के हम उस केस में यूज़ करते हैं जब उसमें बहुत ज़्यादा के जो एक क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड जो है उसमें B12 हो गया या आयरन हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हमारे को डेफिशिएंसीज़ के केस में यूज़ करनी होती है। अगर मान लो कि पेट जो है वो बिल्कुल सब कुछ करने के बाद में भी वो बेटर नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो सबसे पहले तो जो बेसिक ट्रीटमेंट के बाद में जो हमने ये करना है कि जो उसके ऑनगोइंग जो जहाँ-जहाँ लॉसेस हो रहे हैं, हेमरेज हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के बाद में हमने ये देखना है कि कोई जो डेफिशिएंसीज़ है आयरन से रिलेटेड हो गई, या फिर कोई एक्सटर्नल कोई वुंड है उससे जो लगातार ब्लड निकलता रहता है, या कोई ट्यूमर है फट गया उससे, तो ऐसी सिचुएशंस में उनको हमने पहले कंट्रोल करना है। फिर फर्दर हम आगे ये प्लान करेंगे कि नेक्स्ट जो है लॉसेस को हम कैसे बराबर करें। यानी कि सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम जो लॉस हो रहा है उसको रोकें, और लास्ट में जो है जो हो चुका लॉस है उसको बराबर उसको दोबारा से रिप्लेनिश करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। क्योंकि बात एक आप समझिए कि जैसे मान लो कोई डॉग है, उसकी बॉडी है, उसमें एक तरफ से मान लो कहीं से ब्लड बन रहा है, दूसरी तरफ से लॉस हो रहा है। तो अगर मान लो लॉसेस ज़्यादा हैं और बनना कम है तो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में एक तरफ से आपको जो है आपने टैप ऑन किया हुआ है, पानी उसको भर रहा है, लेकिन बाल्टी में बहुत सारे छेद हैं और पानी उसमें निकलता भी जा रहा है नीचे से। यानी कि बाल्टी तब तक नहीं भर सकती जब तक कि वो उसके जो हैं जो लीकेजेस हैं उनको हम बंद ना कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में सिमिलरली आप उस बकेट को एक एक एनिमल का कोई बॉडी समझ सकते हैं। अगर उसमें बॉडी में इस तरीके के हेमरेजेस बहुत ज़्यादा हैं, अलग-अलग पॉइंट से, इंटेस्टाइन से, एक्सटर्नली, या कोई वेसल रप्चर होगी, तो उनको अगर जब तक हम नहीं रोकेंगे तो कितना भी ब्लड जो है वो बन रहा है वो उसको उसमें कम रहेगा और आपको उसमें एनीमिया दिखेगा। अब दूसरा क्या होता है कि ये सब टेस्ट भी कर लिए, हमने प्लान भी कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों एनीमिया हो रहा है, अलग-अलग उसको चेक भी करके देख लिया, तो हमने जो उसका प्रॉपर इलाज बनता है वो उसका करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो है
इसमें आपने ज़्यादा वेट नहीं करना होता। कुछ एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं जैसे टिक फीवर वगैरह हो गया, या फिर कैट की जो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम होगी, माइकोप्लाज्मा होगी, हीमोफिलिस होगी, तो ये सब चीज़ें उनको तुरंत हमने एड्रेस करना चाहिए और फर्दर लॉसेस को रोकना चाहिए। ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम लोगों को बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और अगर किसी नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर इस तरीके के प्रोसीजर्स नहीं किए जाते तो पेट्स को हायर सेंटर पे रेफ़र करना चाहिए और जितना हो सके पेट्स की लाइफ को हमें बचाना चाहिए। जिन केसेस में बोन मैरो सप्रेस हो जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती, तो हमेशा याद रखिए कि कुछ भी ऐसी कोई गलत मेडिसिन्स यूज़ नहीं करनी जिसकी वजह से आपके पेट की बोन मैरो सप्रेस हो जाए और उसमें आगे से फिर उसमें आरबीसीज़ का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस हमेशा जानलेवा होती हैं। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके की आती है तो एक अपने जो रेगुलर आपके जो वेट हैं उनसे प्रॉपर सलाह लीजिए, ना कि कुछ भी मेडिसिन दीजिए। देने से कई बार उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।